हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे आइडियल गैस लॉस। ओके, कौन कौन से लॉज हम पढ़ने वाले हैं? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, रेनॉल्ट लॉ एंड जूल्स लॉ, और एक और लॉ होता है एवोगैड्रो लॉ। ये सारे लॉ आइडियल गैस लॉ है। अगर गैसेस इन लॉस को फॉलो कर रही है तो उसको आइडियल गैस कहा जा सकता है। ओके, और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज को फॉलो करना जरूरी है अगर उसको हम आइडियल गैस की तरह कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट क्लास में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि क्या क्या पॉइंट्स हैं जो किसी भी गैस को आइडियल गैस कंसिडर करने के लिए जरूरी है। जैसे कि शेयर स्ट्रेस का जीरो होना, ओके, डायनेमिक विस्कोसिटी का जीरो होना, ये सब पॉइंट्स किसी भी गैस को क्या बनाता है? आइडियल गैस बनाता है। उसी सीरीज में हम आगे बढ़ रहे हैं और हम बात करते हैं आज लॉस के बारे में। तो सबसे पहला लॉ हम पढ़ रहे हैं जिसको हम बोल रहे हैं बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ, ओके। बॉयल्स लॉ क्या बोलता है कि at constant temperature pressure is inversely proportional to volume। ये उसका स्टेटमेंट है। at constant temperature pressure is inversely proportional to volume। T क्या है? टेम्परेचर। P क्या है? प्रेशर। और V क्या है? वॉल्यूम। ध्यान से समझिएगा सारी बातें। ओके, बॉयल्स ने कहा कि अगर टेम्परेचर किसी भी सिस्टम का कांस्टेंट है तो प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि अगर एक वैल्यू घट जाएगी तो दूसरी वैल्यू बढ़ जाएगी। उसको हम क्या बोलते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसको समझने के लिए हम क्या करें, एक सिस्टम कंसीडर करते हैं। ये हमारा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट हमने कंसीडर किया। ओके, इसमें कोई गैस हमने रख ली, ये गैस है। अब क्या कर रहे हैं हम? टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट टेम्परेचर को रखे हुए हैं। टेम्परेचर कांस्टेंट बना हुआ है। कैसे? देखते हैं। देखिए, प्रेशर कांस्टेंट बना हुआ, टेम्परेचर कांस्टेंट बना हुआ है, तब प्रेशर जो होगा वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? घट जाएगा। सिंपल सी बात है। जैसे कि अगर मैं इस पिस्टन को नीचे की तरफ पुश करूं, प्रेशर को बढ़ा दूं, ओके, प्रेशर अगर मैं बढ़ा दूं तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अंदर का टेम्परेचर भी तो बढ़ जाएगा। जब आप इसको कंप्रेस करेंगे और प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम तो कम हो रहा है, ये बात समझ में आ रही है। टेम्परेचर कैसे कांस्टेंट रख रहे हैं? आप हीट को बाहर की तरफ क्या कर रहे हैं? रिजेक्ट कर रहे हैं। ओके, जब एक्सपांशन होगा, गैसेस ऊपर की तरफ पुश करेंगी। ओके, एक्सपांशन हो रहा है, अंदर का प्रेशर धीरे धीरे कम हो रहा है। ओके, अंदर का प्रेशर अगर कम हो रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है क्योंकि एक्सपांशन हो रहा है। जब एक्सपांशन हो रहा है तो टेम्परेचर कैसे कांस्टेंट रहा? आपने हीट को क्या कर दिया? सप्लाई कर दिया, तो टेम्परेचर अंदर कांस्टेंट बना रहा। ओके, तो बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है? बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट ये है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन किए हुए हैं आप पूरे प्रोसेस में, तब प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। प्रोपोर्शनैलिटी का अगर हम साइन हटाएं, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो PV इज इक्वल्स टू क्या हो गया? कांस्टेंट। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सारी, जो कि हमें प्रोसेस तक हेल्प करेंगे। जब हम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो v को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दिया। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दिया तो क्या लग जाता है? एक कांस्टेंट लग जाता है। PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। मैथमेटिक्स में वापस थोड़ा आ जाते हैं। अब देखिए, मैथमेटिक्स में ये एक्स एक्सिस होती है और ये क्या होती है? वाई एक्सिस। ओके, वहां हमने कई तरह की इक्वेशंस पढ़ी हैं। वो इक्वेशंस क्या क्या थी? y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ओके, ये इक्वेशन क्या है? ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। y इज इक्वल्स टू एक्स, ये लाइन है जो कि कहां से पास हो रही है? ओरिजिन से पास हो रही है। उसके बाद हमने पढ़ा कि किसी भी कर्व की इक्वेशन क्या होती है? पैराबोला की। तो हमने पढ़ा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax,
ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ओके, और क्या पढ़ा हमने, हाइपरबोला के बारे में पढ़ा, एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन होती है। अगर मुझे इस प्रोसेस को पीवी डायग्राम में शो करना है, किसमें, पीवी, पीवी का मतलब प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम में शो करना है, तो मुझे एक कर्व से शो करना पड़ेगा। किससे, कर्व से। कैसे, पॉइंट 1 पर कुछ पर्टिकुलर स्टेट है सिस्टम की। ओके, ये स्टेट है, इसको पॉइंट 1 बोल दिया। यहाँ पर प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है। अब क्या हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है लेकिन प्रेशर कम हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है प्रेशर कम हो रहा है, तो पॉइंट 2 पर आ गए। पॉइंट 2 पर इसका कुछ वॉल्यूम है और इसका कुछ क्या है, प्रेशर है। तो इसको मैंने कर्व से ही क्यों शो किया, मैंने इसको स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं बना दिया, क्योंकि पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट मैथमेटिक्स में एक तरह का कर्व है, हाइपरबोला है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। अगर यहाँ पर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की बनती तो मैं पॉइंट 1 और 2 को एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ रहा होता। ओके, ये फिक्स नहीं है, ये डिपेंड करता है इक्वेशन के ऊपर, जो इक्वेशन आपकी बन रही है। स्टैंडर्ड केसेस तो हम याद रखेंगे हमेशा कि कर्व बनेगा। ओके, स्टैंडर्ड केसेस याद रखेंगे कि कर्व बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। लेकिन जो स्टैंडर्ड केसेस नहीं है तो फिर हमें उसको इक्वेशन देख के समझना होगा कि वो स्ट्रेट लाइन से बनेगी प्रोसेस कि कर्व से बनेगी प्रोसेस। तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट क्या है, ये बॉयल्स लॉ है। तो आपसे एग्जाम में या तो इसको देखकर वो पूछ लिया जाएगा कि बताइए कौन सा बॉयल्स लॉ है, या इसको देकर वो पूछ लिया जाएगा कि कौन सा बॉयल्स लॉ है। तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट या फिर टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट, दोनों ही बॉयल्स लॉ के स्टेटमेंट है। आगे इसमें क्या पूछा जाता है, अब इसका स्लोप पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये कर्व है। स्लोप का मतलब क्या है, स्लोप का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी पॉइंट पर किसी भी कर्व पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, वो टेंजेंट एक्सेस से जितना एंगल बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। अब हम क्या करें, बॉयल्स लॉ का स्लोप निकालते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। बॉयल्स लॉ का स्लोप निकालने के लिए हम क्या करें, डिफरेंशिएट करें। पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट को क्या हम क्या करें, डिफरेंशिएट करें। डिफरेंशिएट क्यों करें, क्योंकि डिफरेंशिएशन से ही हमें क्या मिलता है, स्लोप। स्लोप की डेफिनेशन क्या है, dy बाई dx, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्लोप। ओके, यही क्या है, स्लोप है, dy अपॉन dx। तो जो इक्वेशन है उसको x के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट कर दें, और हमारे लिए y की जगह p है और x की जगह v है। इसका मतलब dp बाई dv, dp बाई dv आपको क्या दे देगा, एक स्लोप दे देगा। क्या दे देगा, स्लोप। तो dp बाई dv के लिए हमें इस इक्वेशन को क्या करना होगा, डिफरेंशिएट। दोनों ही वेरिएबल हैं, जब दोनों ही वेरिएबल हैं तो इसमें प्रोडक्ट का फॉर्मूला लग जाएगा। तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला pdv प्लस vdp इज इक्वल्स टू 0। ओके, सबसे पहले p को छोड़ा, v का डिफरेंशिएशन किया, फिर हमने v को छोड़ा, p का डिफरेंशिएशन किया, इज इक्वल्स टू में जो राइट हैंड साइड पर था उसको भी हमने डिफरेंशिएट किया। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। इसको अगर हम सॉल्व करें और इस फॉर्मेट में लेकर आए तो क्या आ जाएगा, ये माइनस p बाई वी इज इक्वल्स टू dp बाय dv, dp बाय dv इज इक्वल्स टू माइनस p बाय v। ये क्या है, एक स्लोप। क्या है ये, स्लोप। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि बॉयल्स लॉ से स्लोप जो निकलता है उसका फॉर्मूला बताइए, तो dp बाय dv इज इक्वल्स टू माइनस p बाय v। ओके, p क्या है, प्रेशर, और v क्या है, वॉल्यूम। तो ये था बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में हमने ये देखा कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट बना हुआ है तो प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। और स्टेटमेंट क्या है, टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट और पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। तीसरा फॉर्मूला आपको ये याद रखना है कि अगर स्लोप उसने पूछ लिया तो dp बाई dv इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस p बाई v। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे चार्ल्स लॉ, कि चार्ल्स लॉ क्या होता है और कहाँ यूज होता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं चार्ल्स लॉ के बारे में। ओके, चार्ल्स लॉ का स्टेटमेंट देखिए क्या है। चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ बोलता है एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर प्रेशर कांस्टेंट है देन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। प्रेशर अगर किसी भी सिस्टम का कांस्टेंट है तो वॉल्यूम टेम्परेचर के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ेगी तो गैसेस में एक्सपांशन होगा और वॉल्यूम भी क्या होगा, बढ़ेगा। सिंपल सा फंडा है।
देखिए, समझने के लिए हम क्या करें, एक सिस्टम ले लेते हैं, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। इसको हमने गैसेस कंसिडर की, ठीक है, गैसेस ले ली हमने। इसका कुछ प्रेशर है, कुछ वॉल्यूम है और कुछ क्या है, टेम्परेचर है। अब हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर को कांस्टेंट रखे हुए हैं। प्रेशर को कांस्टेंट रखे हुए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अभी सिस्टम के अंदर का जो प्रेशर है और बाहर का प्रेशर सेम है, क्योंकि पिस्टन मूव नहीं कर रहा ऊपर के डायरेक्शन में, तो अंदर और बाहर का प्रेशर क्या है, सेम है। जैसे ही मैंने क्या किया, हीट सप्लाई की, बर्नर्स की हेल्प से हीट सप्लाई की, तो ये हीट ने क्या किया, गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा दिया, जिससे मॉलिक्यूल्स इधर उधर तेजी से घूमने लगे, फ्रिक्वेंटली वॉल पे टकराने लगे, जिससे कि उनका प्रेशर बढ़ गया। प्रेशर बढ़ जाने से सिस्टम क्या हो गया, पिस्टन ऊपर की तरफ मूव कर गया। ओके, ऊपर की तरफ मूव क्यों हुआ, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस आ गया, अंदर का प्रेशर ज्यादा हो गया और बाहर का प्रेशर अभी अंदर के प्रेशर के कंपैरिजन में क्या है, कम है। तो पिस्टन ऊपर की तरफ मूव होगा कब तक, जब तक कि प्रेशर कांस्टेंट नहीं होता। तो कांस्टेंट प्रेशर के लिए हमने देखा कि टेम्परेचर अगर बढ़ गया तो वॉल्यूम भी क्या हो गया, गैसेस का क्या हो गया, बढ़ गया, ज्यादा वॉल्यूम उसने ऑक्यूपाई कर लिया। ये होता है चार्ल्स लॉ। टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसको हम चार्ल्स लॉ बोलते हैं। ओके, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट, तो V बाई टी इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट। ओके, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 0.1 पर V1 बाई T1 इज इक्वल टू 0.2 पर या 0.3 पर, जितने भी पॉइंट्स है इन सब का रेशियो क्या रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। ओके, तो ये था चार्ल्स लॉ। इसके बाद हम समझते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशंस क्या होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन जनरली चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ की हेल्प से डिराइव की जाती है। कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन को हम लिखते हैं PV इज इक्वल टू MRT, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, यहां पर P क्या है, प्रेशर, क्या है, प्रेशर, गैस का प्रेशर। इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसको आप किस पे रख सकते हैं, बार में रख सकते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा जब यूनिट आप पुट कर रहे हैं तो। वॉल्यूम, V क्या है, वॉल्यूम। ओके, V वॉल्यूम है, और वॉल्यूम किस में मेजर किया जा सकता है, मीटर क्यूब में, क्यूब में और सेंटीमीटर क्यूब में। ये वॉल्यूम की यूनिट्स हो गई। M क्या है यहाँ पर, मास, मास ऑफ गैस। अगर आपने सिस्टम के अंदर कोई गैस ली है तो उसका मास। T क्या है यहाँ पर, टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ गैस। इस इक्वेशन को हम क्या बोल रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन। यहां पर R क्या है, R को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट की वैल्यू एयर के लिए फिक्स होती है। ओके, जनरली दो तरह के गैस कांस्टेंट हमें मिलते हैं, एक होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और एक होता है कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। अगर कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट की बात करें तो इसकी वैल्यू अलग अलग गैसेस के लिए क्या होती है, अलग अलग होती है। अलग अलग गैसेस की वैल्यू, आर की वैल्यू हम विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर वेट क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे, ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसका बहुत बड़ा रोल रहेगा न्यूमेरिकल में। पीवी इज इक्वल टू एमआर की जगह, एमआरटी की जगह हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर पी क्या है, प्रेशर, वी वॉल्यूम, आर कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, ओके, टी टेम्परेचर। यहाँ पर आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी रख सकते हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस करना पड़ेंगे हमें फॉर्मूले में। तो यहाँ पर एन क्या है, नंबर ऑफ मोल, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल, ठीक है। ये कोई नई बात है, ठीक है। नई बात क्या है इसमें कि मोल का मतलब क्या होता है, वन मोल जो होता है वो किसी भी गैस के, वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट। ओके, किसी भी गैस का वन मोल उस गैस के मॉलिक्यूलर वेट के क्या होता है, बराबर होता है। ओके, मान के चलिए कि अगर मुझे मास कैलकुलेट करना है, क्या मास, एम, इस गैस का मास मुझे कैलकुलेट करना है, और मुझे ये पता है कि इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स है, एम। ओके, इसमें एन नंबर ऑफ मोल्स है और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, एम है।
तो मैं क्या निकाल सकता हूं, इसका मास कैलकुलेट कर सकता हूं। देखिए मास इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाइड बाय m। m यहां पर क्या है, मॉलिक्यूलर वेट। m क्या है, मॉलिक्यूलर वेट। अगर मान के चलिए एक एग्जांपल अगर हम ले लें, वो एग्जांपल मान के चलिए हमने ऑक्सीजन का ले लिया, ऑक्सीजन का एग्जांपल ले रहे हैं हम, ऑक्सीजन O2। ओके, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 32। तो 32 ग्राम ऑक्सीजन बेसिकली किसके बराबर है, 1 मोल के बराबर है। ओके, CO2 को अगर हम एग्जांपल लें तो 44, 32 प्लस 12, 32 प्लस कार्बन कितना होता है 12, 44 ग्राम जो है वो किसके बराबर है, 1 मोल के क्या है, बराबर है। क्लियर है, 44 किसके बराबर है, 1 मोल के बराबर है, या 32 ग्राम किसके बराबर है, 1 मोल या 1 किलो मोल के बराबर है। ओके, तो ये होता है मोल का मतलब। अब हम बात कर रहे थे यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो होता है इसको हम आर बार से शो करते हैं, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.314 किलो जूल पर केजी मोल पर किलो मोल। ओके, तो आर की यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 8.314। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे आर का कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट निकालना है, RO2 निकालना है, तो मैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट में इसके मॉलिक्यूलर वेट को क्या कर दूंगा, डिवाइड। अगर मुझे कार्बन डाइऑक्साइड का कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट निकालना है तो मैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट में इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या कर दूंगा, डिवाइड। वो नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 32 से हमने डिवाइड कर दिया, 42 से हमने डिवाइड कर दिया। तो अलग अलग गैसेस अगर हीलियम दी है तो हीलियम का हमें पता होना चाहिए कितना होता है। एयर के लिए आर की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, कैलकुलेट करने के बाद निकाली जाती है। तो कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट की वैल्यू एयर के लिए आप याद रखिएगा, एयर के लिए कितनी होती है, 0.287 किलो जूल पर केजी केल्विन, किलो जूल पर केजी केल्विन। ओके, किलो जूल पर केजी केल्विन ये आया कैसे, यहीं से आया, इसी तरह से आया कि 8.314 डिवाइडेड बाय एयर का मॉलिक्यूलर वेट। ओके, मॉलिक्यूलर वेट से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट मिल जाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा कंसेप्ट था। इस कंसेप्ट को अगर आप याद रखेंगे तो आपसे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। ओके, क्योंकि एयर के लिए तो हम आर की वैल्यू डायरेक्ट रखेंगे 0.287, लेकिन बाकी अगर दूसरी गैसेस दे दी, फॉर एग्जांपल इस सिस्टम के अंदर हीलियम लेके अगर मैं कंप्रेस कर रहा हूं और मैं गैस लॉ लगा रहा हूं या कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन लगा रहा हूं, तो मुझे आर की वैल्यू में 0.287 नहीं रख सकता, मुझे 32 से डिवाइड करके, या कार्बन डाइऑक्साइड है तो 44 से डिवाइड करके मुझे कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं रेनॉल्ड लॉ के बारे में, जूल्स लॉ के बारे में, लुसेक लॉ के बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं रेनॉल्ड्स लॉ के बारे में। ओके, रेनॉल्ड्स लॉ क्या बोलता है, द रेशियो बिटवीन द टू स्पेसिफिक हीट वैल्यूज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, क्या स्टेटमेंट है इसका, कि रेशियो बिटवीन स्पेसिफिक heat always remains constant। हमें ये मालूम है कि स्पेसिफिक हीट कितनी होती है हमारे पास, दो, Cp और Cv। स्पेसिफिक हीट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। स्पेसिफिक हीट क्या थी कि 1 ग्राम सब्सटेंस या 1 kg या 1 यूनिट सब्सटेंस का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट की जरूरत होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। अगर प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है तो उसको स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर कहा जाएगा। अगर प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रही है तो उसको स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम कहा जाएगा। तो सीपी क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। सीवी क्या है, स्पेसिफिक हीट
at constant volume. ओके, ये Cp और Cv, रेशियो बिटवीन द टू स्पेसिफिक हीट वैल्यूज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. तो Cp बाय Cv हमेशा कांस्टेंट रहेगा, जो कि किसके बराबर होता है? हमेशा गामा के बराबर होता है. याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये. ओके, Cp बाय Cv हमेशा कांस्टेंट रहेगा किसी एक गैस के लिए, और वो उसकी वैल्यू क्या होती है? गामा होती है. गामा की वैल्यू क्या है? गामा क्या है? गामा बेसिकली एडियाबैटिक इंडेक्स है. क्या है ये? एडियाबैटिक इंडेक्स. जब हम एडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कि गामा का मतलब क्या होता है. गामा क्या है? एडियाबैटिक इंडेक्स है. ओके, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जो इंडेक्स लिया जाता है उसको एडियाबैटिक इंडेक्स कहा जाता है, जिसको हम गामा से शो करते हैं. और गामा जो कि किसके बराबर होता है? Cp बाय Cv के बराबर होता है. Cp और Cv क्या है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. अलग अलग गैसेस के लिए, अलग अलग गैसेस या ग्रुप ऑफ गैसेस के लिए गामा की वैल्यू और Cp और Cv की वैल्यू अलग अलग होती है. जैसे कि अगर मैं एयर की बात करूं, एयर की बात करूं, जैसे कि स्टैंडर्ड एयर की अगर मैं बात करूं, तो एयर के लिए Cp की वैल्यू 1.005 होती है, किलो जूल पर केजी केल्विन. Cv की वैल्यू फिक्स है 0.718 किलो जूल पर केजी केल्विन. जब आप इसका रेशियो निकालेंगे तो गामा की वैल्यू कितनी आ जाती है? 1.4. और हमें लग जाता है कि 1.4 हमेशा के लिए फिक्स हो गया. नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए था? एयर के लिए. अगर आपने गैसेस बदल दी, लाइक हीलियम ले लिया, नियोन ले लिया, आर्गन ले लिया, तो गामा की वैल्यू उसके लिए क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी, क्योंकि उसके लिए Cp और Cv की वैल्यू भी क्या होगी? अलग अलग होगी. तो गामा की वैल्यू आखिर फाइंड आउट कैसे की जाए? गामा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बेसिकली हमारे पास एक फॉर्मूला है. गामा जो कि है वो डिपेंड करता है, या एडियाबैटिक इंडेक्स डिपेंड करता है डिग्री ऑफ फ्रीडम पे. किस पे? डिग्री ऑफ फ्रीडम पे. डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम पर डिपेंड करता है. गामा डिग्री ऑफ फ्रीडम पर किस तरह से डिपेंड करता है? गामा इज इक्वल टू होता है 1/2/f. याद रखिएगा ये फॉर्मूला 1/2/f. अगर आप भूल जाए तो इससे आप निकाल सकते हैं गामा की वैल्यू. डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है? हमारे पास 3 टाइप की गैसेस होती हैं. जितनी भी गैसेस हैं उसको 3 कैटेगरी में अलग अलग किया जा सकता है. ओके, पहली गैस है मोनो एटॉमिक गैसेस. मोनो एटॉमिक गैसेस. दूसरी गैसेस हैं डाई एटॉमिक गैसेस. डाई एटॉमिक गैसेस. तीसरी है पॉली एटॉमिक या ट्राई एटॉमिक गैसेस. पॉली एटॉमिक गैसेस. ओके, मोनोएटॉमिक गैसेस, डायएटॉमिक गैसेस, पॉलीएटॉमिक गैसेस. मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कितनी होती है? सबसे पहले तो हम समझते हैं कि ये डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है. डिग्री ऑफ फ्रीडम देखिए क्या है. हम फिजिक्स में देखते हैं, सोम में देखते हैं, हर जगह देखते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है. पढ़ चुके हैं ऑलरेडी अगर आपने सब्जेक्ट पढ़ा है तो. डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है कि अगर कोई बॉडी, जैसे कि ये एक बॉडी है, ये बॉडी कितने डायरेक्शन में मूव कर सकती है? हमारे पास कितने एक्सेस हैं? टोटल 3 एक्सेस हैं. ओके, वो 3 एक्सेस क्यों, कौन कौन से हैं? एक्स, वाई और जेड. एक्स, वाई और जेड, ये 3 एक्सेस हैं. अगर ये पेन मूव करेगा तो ये एक्स डायरेक्शन में जा सकता है, वाई डायरेक्शन में जा सकता है और जेड डायरेक्शन में जा सकता है. तो 3 ट्रांसलेशन हो गए. 3 ट्रांसलेशन मतलब एक्स डायरेक्शन में से मूव करना, वाई डायरेक्शन में से मूव करना, जेड डायरेक्शन में से मूव करना. और 3 मोशन कौन कौन से हैं? रोटेट करना, एक्स के अबाउट रोटेट करना, वाई के अबाउट रोटेट करना और जेड के अबाउट रोटेट करना. तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई हमारे पास? 6. देखिए, एक्स में ट्रांसलेशन, एक्स में रोटेशन, वाई में ट्रांसलेशन, वाई में रोटेशन, जेड में ट्रांसलेशन और जेड में रोटेशन. टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई? 6. अब जो गैसेस जिनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है
उनको मोनो या फिर बोले मोनोटॉमिक गैसेस के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो कितनी होती है? 3। डायटोमिक गैसेस में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो कितनी होती है? 5। पॉलीएटॉमिक गैसेस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 6। ओके, मोनोटॉमिक गैसेस में कौन कौन सी गैसेस आती हैं? मोनोटॉमिक गैसेस में आती हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। ये सारी गैसेस क्या हैं? मोनोटॉमिक गैसेस में आती हैं। डायटोमिक गैसेस कौन कौन सी हैं? डायटोमिक गैसेस हैं H2, N2, O2, एयर। ये सब क्या है? डायटोमिक गैसेस हैं। पॉलीएटॉमिक गैसेस कौन कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, SO2। ये सब क्या है? पॉलीएटॉमिक गैसेस हैं। अगर मैंने आपसे बोला कि मैंने एक सिस्टम ले लिया है और सिस्टम के अंदर मैंने हीलियम भर दी, तो स्ट्राइक करना चाहिए कि अच्छा ये मोनोटॉमिक गैसेस हैं। मोनोटॉमिक गैसेस की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 3। जब डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है तो उसका एडियाबैटिक इंडेक्स क्या होगा? जब डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है तो उसका एडियाबैटिक इंडेक्स कैसे निकलेगा? 2/3 से। 2/3 से इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद कितनी वैल्यू आ जाएगी? 1.67 समथिंग। कितनी? 1.67। ये 1.67 किसकी वैल्यू है? मोनोटॉमिक गैसेस की वैल्यू है 1.67। जब आप 5 रखेंगे यहां पर तो गामा की वैल्यू निकल कर आएगी 1.4। अगर आप पॉलीएटॉमिक गैसेस में यहां पर रखेंगे, पॉलीएटॉमिक गैसेस में, तो पॉलीएटॉमिक गैसेस की जो वैल्यू है गामा की वो कितनी आएगी? 1.33। तो हमें 3 वैल्यू याद रखनी है। 3 वैल्यू कौन कौन सी हैं? गामा 1.67, 1.4 एंड 1.33। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है। अब याद रखिए, मोनोटॉमिक गैसेस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन मोनोटॉमिक गैसेस में जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? 3। डायटोमिक गैसेस हाइड्रोजन, H2N2O2 और एयर, डायटोमिक गैसेस जिनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होती है, उसके करस्पॉन्डिंग गामा की वैल्यू कितनी होती है? 1.4। पॉलीटॉमिक गैसेस जिनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होती है, जिसमें गामा की वैल्यू कितनी निकल कर आती है? 1.33। ओके, तो रेनॉल्ड लॉ क्या था? रेनॉल्ड लॉ ये था कि Cp और Cv की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी, और वो कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी? गामा। वो गामा को 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया। अब ये Cp और Cv सभी गैसेस के लिए कांस्टेंट नहीं होता, ग्रुप ऑफ गैसेस के लिए कांस्टेंट होता है। जैसे कि इस ग्रुप के लिए गामा हमेशा कितना होगा? 1.67। इस ग्रुप के लिए गामा हमेशा कितना होगा? 1.4। इस ग्रुप के लिए गामा हमेशा कितना होगा? 1.33। तो ये था रेनॉल्ड लॉ। रेनॉल्ड ने कहा कि तो स्पेसिफिक हीट का रेशियो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट, जिसको हम क्या बोलेंगे? गामा। फिर हमने देखा कि गामा बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम पर डिपेंड कर रहा है। 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? कि वो 3 जगह रोटेट कर रहा है या 3 जगह ट्रांसलेट हो रहा है। 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? कोई एक रोटेशन उसका मिस हो रहा होगा या एक ट्रांसलेशन मिस हो रहा होगा, तो वो डायटोमिक गैसेस है। पॉलीएटॉमिक गैसेस सारे मोशन कर रही है, ठीक है, ट्रांसलेशन भी है और रोटेशन भी है, ठीक है। तो ये था रेनॉल्ड लॉ। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे जूल्स लॉ के बारे में। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं जूल्स लॉ के बारे में। देखिए जूल्स लॉ क्या है? जूल्स लॉ, जूल्स लॉ बोलता है फॉर एन आइडियल गैस, फॉर एन आइडियल गैस, internal energy is proportional to temperature only. For an ideal gas, internal energy is a function of only temperature. ये स्टेटमेंट है किसका? जूल्स लॉ का। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ही गैसेस की इंटरनल एनर्जी में क्या आएगा? चेंजेस आएंगे। तो आइडियल गैसेस के लिए जो इंटरनल एनर्जी है, जिसको हम यू से शो करते हैं, इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये स्टेटमेंट, ओके। कि अगर इंटरनल एनर्जी की बात करें, गैसेस की इंटरनल एनर्जी की बात करें, तो वो बढ़ेगी या घटेगी कब? जब टेम्परेचर चेंज होगा। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। इंटरनल एनर्जी में कौन कौन सी एनर्जी आ जाती है? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी,
ये सारी एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, ये सब इंटरनल एनर्जीज होती हैं। इंटरनल एनर्जी में चेंजेस तभी आएंगे जब टेम्परेचर चेंज होगा। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं होंगे। लेकिन ये सिर्फ किसके लिए था? आइडियल गैस के लिए। रियल सिचुएशंस क्या होती है, रियल कंडीशन क्या है, या रियल गैस के लिए क्या इक्वेशन है हमारे पास? रियल कंडीशन के लिए ये है कि इंटरनल एनर्जी जो है वो फंक्शन ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों होती है। ये अगर हम रियल गैस की बात करें। रियल गैस में अगर प्रेशर चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा, तो डेफिनेटली इंटरनल एनर्जी पे क्या होगा? इफेक्ट होगा। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि इंटरनल एनर्जी किस किस पर निर्भर करती है, तो अगर वो आइडियल गैस के बारे में पूछ रहा है तो वो सिर्फ टेम्परेचर पर निर्भर करती है। इंटरनल एनर्जी रियल गैस के लिए किस पर निर्भर करती है? तो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों का फंक्शन होती है। ओके, तो ये लॉस थे हमारे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, रेनॉल्ड्स लॉ और जूल्स लॉ। एक और लॉ होता है जिसको हम लूसेक लॉ बोलते हैं। लूसेक लॉ सिंपल सा स्टेटमेंट है लूसेक लॉ का। देखिए लूसेक लॉ क्या बोलता है। लूसेक लॉ लूसेक लॉ एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यह है लूसेक लॉ। सिंपल सा स्टेटमेंट है कि प्रेशर कुकर आप ले लीजिए, प्रेशर कुकर का अगर अंदर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अंदर का प्रेशर भी क्या होगा? बढ़ेगा। उस प्रेशर कुकर का वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, कोई प्रोसेस हो रही है जिसमें कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली प्रेशर भी बढ़ेगा। सिंपल सा फंडा है। एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट कंसीडर कर लिया, इसमें गैसेस ले ली और गैसेस को हमने हीट अप किया जिससे कि इसका टेम्परेचर बढ़ गया, और वॉल्यूम चेंज नहीं होने दे रहा है इसका। यहाँ पर स्टॉपर लगा दिया, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है तो अंदर का प्रेशर भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसको हम क्या बोलते हैं? लूसेक लॉ बोलते हैं। एक और लॉ होता है अवोगाद्रो लॉ। अवोगाद्रो लॉ हम ऑलरेडी फिजिक्स में पढ़ चुके हैं कि एक मोल सब्सटेंस डिफरेंट डिफरेंट अगर सेम टेम्परेचर पे लिया जाए तो सेम वॉल्यूम घेरता है, उसको हम एवोगाद्रो लॉ बोलते हैं। तो ये लॉ आपको याद रखना है। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, रेनॉल्ड्स लॉ, जूल्स लॉ, लूसेक लॉ, इन सब का स्टेटमेंट एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि ये स्टेटमेंट दिया, बताइए कौन सा लॉ है ये। चार्ल्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है, बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है, रेनॉल्ड्स लॉ का क्या है, जूल्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है, लूसेक लॉ का स्टेटमेंट क्या है। तो ये स्टेटमेंट आपको पता होने चाहिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ये सारे लॉज आपको पता होने चाहिए, इनकी इक्वेशंस पता होनी चाहिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।